मैं हूं तमन्ना। मुख्यमंत्री पद संभालने के बाद कामकाज के पहले दिन आदित्यनाथ योगी ने उत्तर प्रदेश के आला अफसरों से मुलाकात की। खबरों के मुताबिक राज्य में बूचड़खानों को बंद करना और किसान कर्ज माफी की योजना बनाना उनकी प्राथमिकता रही। साथ ही उन्होंने आला अफसरों को निष्ठा और स्वच्छता से काम करने की शपथ दिलाई है। अफसरों से संपत्ति का ब्यौरा मांगा गया है। साथ ही लॉ एंड ऑर्डर ठीक करने के लिए डीजीपी जावेद अहमद से 15 दिन में ब्लूप्रिंट देने को भी कहा गया है। मुख्यमंत्री घोषित हो जाने के बाद आदित्यनाथ योगी ने अपनी पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि वो यूपी में सबके विकास के लिए काम करेंगे और अपने मंत्रियों को विवादित बयानों से बचने की नसीहत भी दे दी। तो पहले 48 घंटे में कम से कम मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखपुर के सांसद और मठ के महंत योगी आदित्यनाथ से अलग अलग लग रहे हैं। सवाल है कि क्या मुख्यमंत्री के रूप में विवादित बोल के लिए प्रसिद्ध योगी बदले नजर आएंगे? क्या वो सबका साथ सबका विकास का वादा डिलीवर कर पाएंगे? और उनके चयन के पीछे क्या बीजेपी का मिशन 2019 यानी अगले आम चुनाव की तैयारी की कहानी छिपी हुई है? इस पर हम चर्चा कर रहे हैं आज आवाज अड्डा में। और इनफैक्ट आपसे भी यही सवाल है, क्या 2019 के चुनाव को देखते हुए आदित्यनाथ योगी को यूपी की कमान सौंपी गई है? आप हमारे ट्विटर हैंडल CNBC_आवाज पर जाकर अपनी राय दे सकते हैं। साथ ही SMS द्वारा भी आप इस पोल में हिस्सा ले सकते हैं। कार्यक्रम के अंत तक हम आपको बताएंगे कि ज्यादातर लोगों ने क्या कहा। और आइए आप चर्चा शुरू करते हैं। आज हमारे साथ पैनल में जुड़े हैं बीजेपी के प्रवक्ता नरेंद्र तनेजा, कांग्रेस की प्रवक्ता प्रियंका चतुर्वेदी, समाजवादी पार्टी के नेता राजीव राय हमारे साथ हैं, RSS विचारक संजीव उनियाल से बात करेंगे, वरिष्ठ पत्रकार शरद प्रधान और firstpost.com के राजनीतिक संपादक संजय सिंह भी हमारे पैनल में शामिल है। स्वागत है आप सबका। पहले हम एक्सपर्ट से शुरू करते हैं। हमारे जो मूल सवाल है उसके साथ शरद प्रधान जी, योगी आदित्यनाथ का उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में चयन और उनका मुख्यमंत्री बनना, क्या मिशन 2019 की तैयारी नजर आ रही है इसमें? नहीं, बिल्कुल यही लगता है। कारण तो समझ में नहीं आता कि कारण था या मजबूरी थी उनको बनाने की, लेकिन यह तय है कि मिशन 2019 एक दिमाग में रखते हुए, और सिर्फ ये यूपी के लिए नहीं है मेरे ख्याल में, क्योंकि यूपी में जो उन्हें करना था वो तो उनके जिस तरीके से 2017 के इलेक्शंस हुए हैं और जिस तरीके के मैसेजेस दिए गए, एक मिक्स्ड बैग, उसमें हिंदुत्व और डेवलपमेंट सब कुछ मिला करके, तो मुझे लगता है वही मिशन अब जो है आदित्यनाथ के रूप में, क्योंकि अब ये हिंदुत्व की बात करने की जरूरत नहीं है, वो खुद ब खुद जो है वो पूरा हू बहू है ही वो हिंदुत्व। तो उसके लिए उनको अब एक तरफ ये दिखला रहे हैं कि देखिए हम ये भी कर सकते हैं कि हम टोटल हिंदुत्व दूसरे स्टेट्स में जहां अपील करना चाहते हैं हिंदुत्व वाले लाइन वाले वोटर्स को, और दूसरी तरफ ये भी साथ साथ दिखाना चाहते हैं कि मोदी का जो डेवलपमेंट एजेंडा है और खास तौर से सबका साथ सबका विकास, यानी कि वो डिस्क्रिमिनेट नहीं करेंगे मुसलमानों के साथ, जो कि मोदी की प्रोफाइल में बहुत ज्यादा उभर कर अभी तक रहा है, एंटी मुस्लिम स्टैंस। तो वो चीज अब जो दिख रही है कल से, पिछले 24 घंटे में जिस तरह का उनका रवैया रहा है, एक मुस्लिम को इंक्लूड करना कैबिनेट में, जो एक फिर से बहुत बड़ा सरप्राइज था, लेकिन एक वेलकम सरप्राइज था, और उससे मैसेज ये जा रहा है कि मोदी, जैसा आपने खुद कहा, कि वो तब्दील हो रहे हैं, चेंज हो रहे हैं। एक दिन में 48 घंटे में जज करना सही नहीं होगा, चेंज नहीं होता है। और जैसे अभी तो ये दिखावा ही माना जाएगा, तो वो समय देना चाहिए। और एक दिन में हम किसी निष्कर्ष पॉलिटिकल कंपल्शन। ओके, संजय सिंह जी, जो ब्रॉडर सवाल है, क्योंकि देखिए कि यूपी चुनाव के बाद 2-3 गतिविधियां जो हुई, उसमें से एक था कि कांग्रेस पार्टी और JDU और समाजवादी पार्टी एक महागठबंधन की बातें करने लगी, और पूरे देश में जो गैर बीजेपी पार्टियां हैं, उनके कुछ जो बड़े नेता हैं, वो ये बातें करने लगे कि हम सबको साथ में आना चाहिए। क्या इसको काउंटर करने का एक तरीका है योगी आदित्यनाथ कि आप हिंदुत्व प्लस विकास, इन दोनों के एजेंडा पर काम करें और 2019 का खाका तैयार कीजिए?
देखिए तमन्ना, ये बड़ा ही मैं कहूंगा कि काफी बोल्ड गैम्बल है। अगर कोई इस तरह का खाका है तो देखिए इसमें दो तीन चीजें हैं। एक तो जैसा आपने कहा कि ठीक है, बहुत सारी चर्चा ये जिस दिन से मैंडेट आया 11 मार्च को, हम लोग को ये लग रहा था कि बीजेपी चुनाव जीतेगी, इतना प्रचंड होगा, ये तो शायद बीजेपी के नेता भी वो नहीं सोच रहे थे। लेकिन ग्राउंड पे जब हम घूम रहे थे तो एक चीज लगती थी कि बहुत सारे समय में ये इलेक्शन एक स्वीप प्रोपोर्शन पे जा रहा है। वो स्वीप प्रोपोर्शन के जो कारण है और उसका जो इम्पैक्ट है, इम्पैक्ट ये है कि मान लीजिए कि अगर कोई महागठबंधन जैसी स्थिति होती है, क्योंकि कांग्रेस बिल्कुल सफाया हो गया, 7 सीट मतलब वर्चुअली नहीं है। मायावती जो पिछले पार्लियामेंट्री इलेक्शन में 0 सीट थी, इस बार 19 मिली है, तो उनका अपना अस्तित्व एज राज्यसभा सांसद जो उनका अगले साल मार्च में खत्म होगा तो राज्यसभा भी नहीं आ सकती। अखिलेश यादव बिल्कुल हाशिए पे चले गए हैं, उनका मंच पे जाना कल और बाकी उस तरह का मुलायम सिंह का जाना और बड़ेगम जोशी से सबसे मिलना, वो एक राजनीतिक कटसी, वो अच्छी बात है। लेकिन जब जो संभावना है, मान लीजिए महागठबंधन की वो संभावना बनती है, तो योगी उसमें एक गैम्बल की तरह है। देखिए ही कट्स बोथ वेज। कल जैसे उनका जब नाम परसों आया तो बहुत सारे लोगों में जो बीजेपी समर्थक भी हैं, एक काफी बड़ा विस्मय का भाव था। कुछ लोग उसमें सरप्राइज थे और कुछ लोग शॉक भी थे। यहां के बाद योगी कैसे वो अनफोल्ड करते हैं, देखिए योगी इस जो चैलेंज है उनके सामने या पार्टी के सामने जो है, इसको वो अपने लिए और अपनी पार्टी के लिए एक अपॉर्चुनिटी भी बना सकते हैं। देखिए अगर ये इलेक्शन जिस तरह से इंटरप्रेट किया गया बीजेपी लीडरशिप के द्वारा, ये इलेक्शन जो है कम्युनल लाइन्स पे पोलराइज होकर के, विकास तो है ही, साथ में ये हिंदू मुस्लिम इलेक्शन है, तो योगी अगर उस गैम्बल पे, वो जो चैलेंज है उस चैलेंज पे खड़े उतरते हैं, जिसके लिए सबसे पहली चीज उनको करनी होगी कि उनके स्वयं के जो समर्थक है जो काफी अग्रेसिव हैं, मतलब हिंदुत्व के फ्रिंज एलिमेंट या मेन स्ट्रीम एलिमेंट जो कई जगह जाके कन्वर्स कर रहे हैं, उनको टेम करना। अगर उसको वो टेम कर लेंगे तो उसके बाद बाकी यात्राएं वो शुरू हो सकती हैं, जो विकास की कुछ यात्रा हो या एंटी करप्शन की हो, क्योंकि योगी के इंटीग्रिटी पे मतलब कोई आमतौर पे क्वेश्चन नहीं उठेगा। ये चीजें अगर होती हैं तो बीजेपी का वो जो गैम्बल है कि अगर जिसमें हिंदुत्व के फोल्ड में बाकी जो कास्ट के डिस्टिंक्शंस हैं, यादव हो या जाटो हो या बाकी और भी तरह के, अगर कोई इस तरह के सिचुएशन से राइज करता है उसको सबमर्ज कर जाए, तो ये वहां तक अगर देखें तो ये गैम्बल है जो बड़ा गैम्बल है। मोदी शाह गैम्बल इस तरह का लेते रहे, इसके कोनोटेशन क्या ये एक बड़ी चुनौती है? क्योंकि आज पहला दिन रहा, हम देख रहे हैं कि किस तरह से डिलीवरी करनी है, और हालांकि योगी आदित्यनाथ 5 साल के लिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं और रहेंगे, लेकिन एक तरह से उनका पहला इम्तिहान बहुत पहले आ जाएगा 2019 में, क्योंकि उनको तब तक सबसे लार्जेस्ट स्टेट में कम से कम उतनी ही सीट्स डिलीवर करनी है जितनी आप लोगों को 2014 में मिली। तो क्या स्ट्रैटेजी रहेगी? क्या ये हिंदुत्व प्लस विकास का एक मिश्रण हम देखेंगे? आपके सवाल को सुन रहा हूं, शरद प्रधान जी को सुना, मीडिया में हैं, एनालिस्ट हैं, आप अपना अपना एनालिसिस करिए, स्वागत है, होना भी चाहिए, कोई बुराई नहीं उसके अंदर, लेकिन हम ऐसे नहीं देखते इसको। अभी तो 24 घंटे हुए हैं शपथ को लिए हुए। उत्तर प्रदेश की जनता ने भारी बहुमत दिया है भारतीय जनता पार्टी को, और इस विश्वास के साथ दिया है कि जो 15 साल से तबाही मचा रखी थी, उस तबाही को पहले देखें और उसके बाद उसका सही अवलोकन करें। और जहां पूरे उत्तर प्रदेश में इन्होंने जो गड्ढे खोद दिए थे, कहीं पे जो है माई के नाम से मतलब मुस्लिम, यादव, किसी बिरादरी के नाम से सबको जो है उसको ठीक किया जाए, जिससे उत्तर प्रदेश जो है वो वापस जो है वो प्रगति के पथ पे आगे चल सके। जो मैंडेट है पार्टी को यही है, यही मैंडेट मुख्यमंत्री को है। अब वो बात अलग होती है, हर एक का नजरिया है, मैं ये नहीं कह रहा नजरिया गलत है या आप अपना नजरिया बदले। अगर कोई सफेद टोपी पहन ले, सफेद कपड़े पहन ले तो प्रोग्रेसिव हो जाता है। अगर कोई जो भारत की परंपरा का रंग है उसके कपड़े पहन ले तो उसके आगे प्रश्न चिन्ह लगा दिए जाते हैं। सोच है अपनी अपनी, और मैं ये नहीं कह रहा कि आप किसी की सोच सही है या गलत है, लेकिन अपनी अपनी ये लोगों की सोच है। लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता की क्या सोच है ये आपने देख लिया। उत्तर प्रदेश की जनता की जो सोच है वो भिन्न है। वो उत्तर प्रदेश की जनता किस चीज को समझती है, किसको कैसे आगे चलना चाहती है, उन्होंने अपना मैंडेट दे दिया। और हमारा मेरा ये सवाल है, एक मिनट मैं सवाल को रिटरेट करूं क्योंकि शायद कहीं हम उसके आगे निकल रहे हैं। मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई प्रश्न है कि क्या उत्तर प्रदेश ने एक साफ मैंडेट नहीं दिया।
बहुत ही साफ बहुमत दिया है और आपकी मर्जी है, आप जिसको भी चुने और बीजेपी जो फैसला ले। लेकिन उस फैसले से क्या संकेत मिल रहे हैं और क्या हम देखेंगे आगे, अब ये सवाल है मेरा आपसे। ये सवाल है कि किस तरह के मुख्यमंत्री और योगी आदित्यनाथ हमें दिखेंगे, जो अब तक दिखते आए वो वैसे रहेंगे या एक और ज्यादा टेम्पर्ड मॉडरेट फेस रहेगा, चूंकि अब उनके पास इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई। ये मेरा सवाल है तनेजा जी। तमन्ना जी, देखिए, ये जो मैंडेट है और ये जो इलेक्शन था उत्तर प्रदेश का है और मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के लिए चुने गए हैं। उनको 5 साल की जिम्मेदारी उत्तर प्रदेश की जनता ने दी है और 15 साल की जो तबाही थी उसको ठीक करने की जिम्मेदारी उनके ऊपर सौंपी गई है और यही उनका फोकस रहेगा, क्योंकि मैंडेट यही है। अब आप अपने हिसाब से आप 2019 उसमें पढ़ लें, आप 2020 पढ़ लें, वो आप कर सकती हैं। आप पत्रकार हैं और आपको पूरा अधिकार है और आपको करना भी चाहिए। लेकिन जहां तक हमारा एक राजनीतिक दल के हिसाब से जब हम उसको देखते हैं, और दूसरी आपने बात कही छवि की, देखिए छवि तो आप लोग बनाते हैं। आप टेलीविजन में मेरी छवि खराब कर दीजिए, 20 दिन में खराब होने लगेगी। नहीं। आप मुझे कहने लीजिए मेरे से अच्छा कोई जो है प्रवक्ता नहीं, तो दुनिया मुझको मान अपनी बात। लेकिन हकीकत हुई है, जो फैक्ट्स है वो हम उसको क्रिएट नहीं कर सकते। एक सेकंड तनेजा जी, फिर लोगों को वो छवि पसंद आए नहीं पसंद आए वो उनके ऊपर। आप एक्यूज कर रहे हैं तो मुझे काउंटर करना चाहिए। लास्ट लाइन नहीं, एक्यूज बिल्कुल कंफ्यूज कर रहे हैं। नहीं किया मैंने, मैंने एक्यूज बिल्कुल नहीं किया। अच्छा, दूसरा मेरा सिर्फ ये कहना, उत्तर प्रदेश की जनता के माइंड में क्या छवि है, वो छवि सामने आई है और वो आज मुख्यमंत्री हैं। ये उत्तर प्रदेश की जो 22 करोड़ जनता के नजर में ये छवि है। आप छवि कुछ और रखना चाहते हैं, आप रखिए। कौन छवि रखने की बात नहीं है, जो उन्होंने कहा है उन्होंने कहा है, वो खुद उससे मुकर भी नहीं रहे हैं। जो वो है। अब सवाल है कि वो कैसे रहेंगे। प्रियंका चतुर्वेदी जी, 2019 के संदर्भ में जो हमने सवाल उठाया है, क्या ये एक स्ट्रैटेजी नजर आ रही है और जो गैर बीजेपी पार्टियों की रणनीति फिलहाल है कि आप एक महागठबंधन करके बीजेपी वर्सेस ऑल खड़ा करेंगे, तो उसको ये काउंटर कर रहे हैं इफेक्टिवली, हिंदुत्व प्लस डेवलपमेंट, मेजॉरिटी वोट को गोलबंद कर रहे हैं। अच्छा, पहले मैं 15-20 मिनट से सबकी बात सुन रही थी। पहले मुझे 30 सेकंड उनके जवाब देने का मौका दीजिएगा। तमन्ना जी, आई विल बी ग्रेटफुल। सबसे पहले तो ये बता रहे हैं, नरेंद्र तनेजा जी बता रहे हैं कि हम उनके रंग कौन से कपड़े का रंग के कपड़े पहनते हैं उस हिसाब से हम अपनी सोच बता रहे हैं। नहीं, उनकी सोच 15-20 साल से वो MP रहे हैं, सांसद रहे हैं, गोरखपुर के रहे हैं, उन्होंने क्या क्या टिप्पणियां दी हैं उस हिसाब से हम दे रहे हैं। क्या रंग के कपड़े पहने वो उनकी पसंद है, वो उनकी सोच है, वो उनका मन है, हम उस हिसाब से नहीं बात कर रहे हैं। दूसरी बात कहना कि हाँ, क्योंकि अब वो चीफ मिनिस्टर बन गए हैं और 48 घंटे में उन्होंने जो बात कही है उसी के हिसाब से वो चलेंगे, तो उनका 15-20 साल का इतिहास भी है, क्या क्या उन्होंने बात कही है। तीसरी बात मैं यहाँ पे कहना चाहती हूँ कि उनको चीफ मिनिस्टर बनाने की वजह से 2019 की रणनीति हिंदुत्व और डेवलपमेंट की होगी, तो उसका जवाब तो वहां की जनता देगी। सबसे पहले तो मैं ये और भी क्लियर कर दूं, उत्तर प्रदेश की जनता ने वोट उनको नहीं दिया था, योगी आदित्यनाथ को, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी में दिया था। और भारतीय जनता पार्टी के MLAs ने अगर उनको इंडोर्स किया है, उसका मतलब ये नहीं है उत्तर प्रदेश की जनता ने उनको इंडोर्स किया है। और तीसरी चीज कहूंगी, हाँ, उन्होंने अगर वही चेहरे थे तो चेहरा उनको डिक्लेयर कर देना चाहिए था, डिक्लेयर बाद में किया है, तो उनके MLAs ने इंडोर्स किया है, वो इंडोर्समेंट लोगों का नहीं है। ओके। तो 2019 में हमारी रणनीति, क्योंकि उत्तर प्रदेश के चुनाव में योगी आदित्यनाथ को बनाया है, वो रणनीति उसके हिसाब से नहीं होगी। उत्तर प्रदेश पूरा देश नहीं बन जाता है और देश में बहुत सारे ऐसे राज्य भी हैं जहां पे भारतीय जनता पार्टी की हार हुई है। हम बिहार देख लें, अभी पंजाब देख लें, हम गोवा में भी हम सिंगल लार्जेस्ट पार्टी इमर्ज होकर आए हैं। तो हमारी जो स्ट्रैटेजी होगी वो उत्तर प्रदेश के हिसाब से नहीं होगी। हमारी स्ट्रैटेजी होगी कि देश में एक ऑल्टरनेट विजन जो नरेंद्र मोदी ने फैलाया है, उसका ऑल्टरनेट विजन हम किस तरीके से देंगे वो हम अब पेश करेंगे आने वाले समय। एक तो ये ऑल्टरनेट विजन क्या है, और राजीव राय आपसे मैं पूछना चाहती हूँ टिप्पणी एक बात पे जो प्रियंका चतुर्वेदी ने कही। उन्होंने कहा कि योगी आदित्यनाथ का चेहरा पेश नहीं किया गया था तो उत्तर प्रदेश की जनता ने उनको नहीं चुना है। लेकिन क्या ये एक फेयर एनालिसिस है? क्योंकि यही तरीका है मुख्यमंत्री बनाने का। जनता एक पार्टी को वोट करती है, वहां के विधायक चुनते हैं कि कौन उनका नेता होगा और ऐसे मुख्यमंत्री बनते हैं। ना ऐसा कोई नियम है कि आपको मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित करना भी है।
तो दे प्लेड बाय द रूल्स, ये इतना तो आप मानेंगे राजीव राय? तकनीकी रूप से आप सही हो सकती है जी, लेकिन जो प्रियंका जी ने कहा उसमें सच्चाई से आप इनकार नहीं कर सकते। अगर आपको लगता है जैसे तनेजा साहब बोले थे 22 करोड़ लोगों ने उनको चुन लिया है, पहली बात इसको अपनी न्यूमरोलॉजी को ठीक कर लीजिए। 22 करोड़ लोगों ने नहीं चुना है, जितने वोट हुए उसके 40% आपको वोट मिला, इसलिए 22 करोड़ लोगों का दावा मत करिए। दूसरी बात, अगर आपने शायद उनको सामने करके रखा होता तो परिणाम नहीं होते। बहरहाल मैं उस विवाद में जाना नहीं चाहता हूं। कल तक का उनका इतिहास क्या रहा है ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है। पैनल पर जितने लोग बैठे हैं सब उनके इतिहास को जानते हैं, सब उनके वक्तव्यों को जानते हैं, उनके भाषणों का रिकॉर्ड यूट्यूब पर और गूगल पर है। मैं कल भी शुभकामनाएं दिया था और इस उम्मीद के साथ दिया था कि अब उत्तर प्रदेश में संविधान का शपथ लेकर मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठे हैं तो कम से कम उस भाषा को दोहराएंगे नहीं जो सांसद के रूप में वो उसका आदी रहे हैं। अब मुख्यमंत्री बने हैं तो क्या आपको लगता है कह सकते हैं उनके भाषण को याद करिए? अगर वो हमारे एक को मारेगा तो हम FIR कराने नहीं जाएंगे, हम उनके 100 को मारेंगे। क्या अब FIR न कराने की बात करेंगे? सुशासन की बात, आज पहला दिन था, हम इतनी जल्दी प्रीमेच्योर कोई कमेंट भी नहीं करना चाहते कि नहीं वो सक्षम नहीं है तो जनता जज कर लेगी। आप 2019 की बात बार बार कर रही है। 2017 के चुनाव में जब हमसे पूछे थे तो मोदी जी बोलते थे हम 3 साल किए हैं, वो 5 साल किए हैं। तो 2017 में 5 साल पूरा हो जाएगा और 5 सालों में उनके सारे जो वादे बोलते हैं। आपने एक और बात कहा कि हिंदुत्व प्लस विकास तो लोग देखने को तरफ गए हैं कि उत्तर प्रदेश में मैं खड़ा होता हूं, मेरा घोसी लोकसभा है, वहां बुद्धा सर्किट रोड का 2.5 साल पहले शिलान्यास कर गया। एक अगर पत्थर पड़ गया हो, तनेजा साहब बता दे, 1 किलोमीटर 2.5 साल में वो सड़क बन गई हो, बुद्धा सर्किट के नाम से इतनी फंडिंग हुई है, तो फिर मैं चला जाऊंगा। विकास का कहने लायक नहीं है। ये है कि एक भाषण करने में, एक कला में माहिर है, लेकिन कब तक? हाउ लॉन्ग यू कैन गो ऑन मेकिंग पीपल फूल? तो 5 साल बाद हो जाएगा तो विकास का ही हिसाब देना पड़ेगा, विकास का भी हिसाब देना पड़ेगा और इस भ्रम से भी दूर हो जाएंगे। देना पड़ेगा राजीव राय जी, 5 साल बाद जैसे आप लोगों को भी देना पड़ा 5 साल बाद। ये तो एक इलेक्टोरल प्रोसेस है ही। मेरा सवाल ये है, और तनेजा जी मैं आपके पास आती हूँ, जवाब देना चाहते हैं, लेकिन उसके पहले संजीव मुनियाल जी से मैं पूछना चाहती हूँ। बहुत सारे जो लेखक हैं और राइटर्स और एडिटोरियल छप रहे हैं संजीव मुनियाल जी, उसमें एक टिप्पणी मैं बार बार पढ़ रही हूँ कि और मैं वो एग्जाम्पल कोट कर रही हूँ, कोई बुरा ना माने, कि जिस तरह से एक क्लासरूम में जो सबसे शरारती बच्चा है टीचर उसे मॉनिटर बना देती है और फिर वो ठीक से ढंग से सबको लाइन में रखता है और बदल जाता है, उसी तरह योगी आदित्यनाथ को क्लास मॉनिटर एक तरह से CM बना दिया है और अब से उनका मिजाज बदल जाएगा। क्या इसमें कोई भी तर्क आपको नजर आता है? क्योंकि उसमें ये भी सोच है कि उनको इसलिए चुना गया है क्योंकि वो एक धारणा को रिप्रेजेंट करते हैं और उसको आगे बढ़ाना लक्ष्य है। तमन्ना जी, आपने जो उदाहरण दिया वाकई वो प्रभावित करने वाला है, परंतु इस सिचुएशन को बिल्कुल मैच नहीं करता। कारण क्या है कि योगी आदित्यनाथ का अद्वितीय पॉलिटिकल कैरियर पिछले 25 वर्षों से हम देख सकते हैं, और एक विद्यालय में एक अध्यापिका का एक शैतान बच्चे को बना देना उसका पर्सनल डिसीजन था, परंतु इनका कैरियर बताता है, पॉलिटिकल कैरियर, कि ये कहां से चले थे और कितने प्रिय हैं सबके बीच में। और वास्तव में तमन्ना जी, अगर आपको इनका कार्य देखना है तो आपको इनके औषधालय में जाके, आपको इनके नर्सिंग सेंटर में जाके, आपको इनके संस्कृत विद्यालय में जाके, और आपको इनके जो टोटल संस्कृत विद्यालय और विश्वविद्यालय हैं उनमें किस तरह के कार्यकर्ता और किस तरह के सेवक इन्होंने रखे हुए हैं, और आपको हैरानी होगी कि उसमें 2 मुस्लिम भाई भी हैं जो लगातार इनके साथ जुड़े हुए हैं। तो एक चेहरा देखना एक इंसान के अंदर, मेरे ख्याल से किसी की गजल है कि 15 से 20 इंसान एक इंसान के अंदर होते हैं, एक व्यक्ति के अंदर 15 से 20 इंसान होते हैं। तो हम अगर एक ही चेहरा देखेंगे और बाकी चेहरों को नहीं देखेंगे तो ये अन्याय होगा उस व्यक्ति के साथ। आप देखिएगा किस तरह का एडमिनिस्ट्रेशन ये करते हैं। चाणक्य कहता है, तमन्ना जी जी मैं सुन रही हूँ सर, आपकी बात सुन रही हूँ, आपको टोक नहीं रही हूँ, आप सरप्राइज हो रहे हैं, लेकिन मैं आपकी पूरी बात सुनना चाहती हूँ, बताइए।
तमन्ना जी, संस्कृत में चाणक्य ने 3500 वर्ष पहले कहा, यद देशस्य यो जंतु तद देशस्य औषधम। जिस देश का जो जंतु होता है, जिस देश के साथ उस मट्टी से जिस व्यक्ति ने अपब्रिंगिंग की होती है, उसकी बीमारी की जड़, उस बीमारी की दवा भी उसी मिट्टी में पाई जाती है। तो आप देखेंगे कि जब तक हमें सोंधी सोंधी सुगंध यूपी की, भारतवर्ष की हमारे अंदर से नहीं आएगी, तो हम उस देश पर, उस प्रशासन पर, उस एडमिनिस्ट्रेशन पर राज्य नहीं कर पाएंगे। और आप आने वाले समय में देखेंगे जिस तरह से इन्होंने अपने विद्यालय को, अपने विश्वविद्यालय को, अपने नर्सिंग सेंटर को चलाया है, जिस व्यवस्था से, कुशलता से, उसी व्यवस्था कुशल होके ये इस 2-3 सवाल मेरे मन में आ रहे हैं आपकी बात से। 2-3 सवाल मेरे मन में आ रहे हैं आपकी बात से। एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियंस के नाम पर विश्वविद्यालय और एक नर्सिंग सेंटर की बात आपने की, क्या ये काफी है एक राज्य को चलाने के लिए इन टर्म्स ऑफ प्योर एक्सपीरियंस? पहला सवाल। दूसरा सवाल, आपने कहा कि यूपी की जनता ने उनको चुना है लेकिन उनका चेहरा पेश नहीं किया गया था मुख्यमंत्री उम्मीदवार के रूप में, तो क्या वाकई यूपी की जनता को पूरी इंफॉर्मेशन थी एक चॉइस करने के पहले? ये 2-3 सवाल सामने आते हैं। मैं चाहती हूँ कि तनेजा जी पहले बोलें और फिर दूसरी रिएक्ट करें। जी तनेजा जी। तमन्ना जी, देखिए, मैं 2 बातें आपको कहना चाहूंगा। नरेंद्र मोदी जी जब गुजरात चीफ मिनिस्टर होकर के गए थे और उनको बेहतरीन चीफ मिनिस्टर माना गया, उनको भी कोई अनुभव नहीं था। कांग्रेस पार्टी को 1984, आपको इतिहास में उठा करके देखिए, राजीव गांधी जी को रातों रात प्रधानमंत्री बना दिया गया था। उससे पहले उनको भी कोई अनुभव नहीं था किसी भी तरीके का। अखिलेश यादव, उनको मुख्यमंत्री बनाया गया था, उनको भी किसी तरह का कोई एक्सपीरियंस नहीं था। तो ऐसे में आप चाहें, मुझे समय दें तो 200 उदाहरण भारत और विदेश के दे सकता हूं आपको। ये बात नहीं होती है। बात, असली बात ये होती है कि लोकतंत्र के अंदर जनता किसको वोट देती है, किस पार्टी को देती है, और वो पार्टी जो है किस तरह से उस पर डिलीवरी करना चाहती है जो उन्होंने लोगों के सामने संकल्प लिया। और दूसरी बात देखिए, हमको ये क्या, यही मेरा सवाल है कि क्या ये संकल्प लिया था कि क्या ये था सबका साथ सबका विकास का संकल्प जो प्रॉमिस था, क्या उसी की डिलीवरी हुई है? प्रियंका चतुर्वेदी। नहीं, एक सेकंड, लेट मी इसका जवाब देने। मैं बस यहाँ पे 2-3 चीजें कहना चाहूंगी। एक सेकंड प्लीज। यहाँ पे सवाल उनके एक्सपीरियंस का नहीं है। तमन्ना जी, सवाल उनके एक्सपीरियंस का नहीं है। हमने कहीं नहीं कहा कि उनके पास कोई काम का वो नहीं है, एक्सपीरियंस नहीं है तो वो काम नहीं कर पाएंगे। बात सिर्फ ये है, अभी आपके इनसे पहले नरेंद्र तनेजा जी से पहले जो संजीव बुनियाल बोल रहे थे, वो कह रहे थे उनके अस्पताल में 2 मुसलमान भाई काम कर रहे हैं। हाँ, 2 मुसलमान भाई काम कर रहे थे। ये तो वैसी ही बात हो गई कि आपने चुनाव के समय पे एक मुसलमान कैंडिडेट को टिकट तक नहीं दी, पर उनके लिए 45 जब कैबिनेट मिनिस्टर्स आप साइन इन करते हैं तब आप एक चेहरा लगा देते हैं। और मैं कहती हूँ, किसने उनको रोका था योगी आदित्यनाथ जी को कि अपने सारे चेहरे, जो 15-20 चेहरे हैं उनके, वो देश के सामने लाएं, उत्तर प्रदेश के सामने लाएं। 15-20 साल से उन्होंने पूरे देश को और पूरे राज्य को एक ही चेहरा दिखाया, और वो चेहरा ये था कि वो अपनी बात महिलाओं के बारे में क्या करते हैं, वो धर्मों के बारे में क्या करते हैं, वो मुसलमानों के बारे में क्या बात करते हैं। तो वो चेहरा किसी ने रोका नहीं था कि बाकी सारे चेहरे दिखाओ, सारे चेहरे अपने दिखाओ, सारे चेहरों पे बात होगी। पर अगर आपने सिर्फ एक ही चेहरा लोगों के सामने रखा है तो सवाल आप पे उठ खड़े होंगे। ओके, तनेजा जी रिस्पॉन्ड करें और फिर संजीव बुनियाल जी। तमन्ना जी, मैं प्रियंका जी को सिर्फ इतना कहना चाहूंगा, प्रियंका जी, जो आपने कहा चेहरे कौन दिखाएगा, आप बंबई में बैठी हैं, मैं दिल्ली में बैठा हूं, अगर मीडिया नहीं दिखाएगा तो क्या उसके लिए हम उनको दोष ठहराएंगे? अगर मीडिया की रुचि जो है, एक सेकंड सुन, लेट मी कंप्लीट। मैं अरे वो अपने भाषण में बोल सकते हैं ना, तो कोई उनको रोक तो नहीं रहा है। दूसरा, पार्लियामेंट में आकर ऐसी बात कर सकते हैं। महिलाओं को लेकर क्या टिप्पणियां किए हैं, हिंदू महिलाओं को, मुसलमान महिलाओं को, सब नहीं जानते हैं क्या? प्रियंका जी सुनिए, जो बातें जब आपके अंदर किसी तरीके की ये बात होती है तब आप बातें करते हैं, आप डिफेंड करने लगते हैं। जब आपके अंदर ऐसी कोई बात है ही नहीं, आप उसको बाहर आके क्यों डिफेंड करेंगे? आप आरोप लगाते रहिएगा, किसी के अंदर वो बात ही नहीं है। जो बात भारतीय जनता पार्टी जो है वो विकास के नारे पे आई है, विकास के मुद्दे पे आई है। कांग्रेस पार्टी ने 7 जनता जो है, सवाल ही नहीं है, आरोप का सवाल ही नहीं है। योगी आदित्यनाथ आरोप नहीं है, इनके ऊपर क्रिमिनल केसेस हुए हैं, ये जेल में जा चुके हैं। क्या बात कर रहे हैं? अच्छा, क्रिमिनल केसेस हैं और केसेस। प्रियंका जी, लेट मी फिनिश दिस पॉइंट। प्रियंका जी, एक मिनट उनको पॉइंट अपना पूरा करने दीजिए। आरोप लगा रहे हैं
ओके तनेजा जी, मेरा पॉइंट है कि आरोप और मीडिया बार बार कह रहे हैं, लेकिन सर खुद योगी आदित्यनाथ ने कभी अपने इमेज से मुकरने की कोशिश नहीं की। वो जो हैं वो हैं और साफ तौर पर दावा करते कि मैं ये हूं, तो उसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। मुझे जवाब देना है, उसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। आप उसको क्यों एक दूसरा रूप देने की कोशिश करते हैं? आज जब संजीव उनियाल जी कहते हैं कि दो मुसलमानों के साथ काम करते हैं, तो उन्होंने अरे मैं अपनी बात कर रहा हूँ जी तमन्ना जी, मैं अपनी बात कर रहा हूँ, सुनिए मेरे को मौका दे तभी मैं बात कर पाऊंगा। मुझे भी मौका तमन्ना जी कुछ बोलना चाहता हूँ मैं भी, अगर आप मौका दे तो। ओके एक एक करके और सीमित समय सब ले। पहले तनेजा जी अपनी बात पूरी कीजिए सर। तमन्ना जी, मेरा सिर्फ ये कहना है, आपको याद होगा कितने आरोप और क्या क्या बातें नहीं कही गई थी हमारे जो आज प्रधानमंत्री है नरेंद्र मोदी जी के लिए, आपको भी याद है, पूरा दुनिया जानती है इस बात को, है ना। आज अब बातें बना दी गई, अब जो है भाई ठीक है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के बारे में ये भी धीरे धीरे जो है समझ में आ जाएगा सच्चाई क्या है। सवाल इस बात का, अगर मैंने वो चीज नहीं करी तो उसके बारे में मैं क्यों सफाई पेश करूं। दूसरी बात, जहां तक बात करी प्रियंका जी ने कि केसेस कितने ऐसे पॉलिटिशियन है, कांग्रेस के भी है, कोई भी आदमी जब पब्लिक लाइफ में आता है केसेस होते हैं। प्रश्न ये होता है कि कितने केसेस आपके खिलाफ कोर्ट, अगर या तो आप ये कि मैं न्याय को मानते ही नहीं, हम लोग कांग्रेस पार्टी न्याय प्रणाली को नहीं मानती, तो ठीक है फिर बात अलग है। बाकी किस कोर्ट ने ये कहा कि भाई इन्होंने ये क्या ये अपराध इन्होंने किया, इसके लिए इनको ये सजा मिलती है, बता दीजिए, कानून अपना काम करेगा। संजीव उनियाल जी बोलना चाहते हैं। संजीव उनियाल जी, नरेंद्र तनेजा कह रहे हैं कि ऐसा कुछ है ही नहीं, लेकिन संजीव उनियाल जी मेरा बस इतना सीमित सा पॉइंट है कि ऐसे कोई बयान योगी आदित्यनाथ के नहीं है जिनका उन्होंने खंडन किया है। वो सीना तान के अपनी बातें रखते आए हैं और शायद आगे भी रखेंगे। तो आज व्हाइट वॉश की क्यों जरूरत पड़ रही है, ये मुझे समझ में नहीं आ रहा है। मैं तमन्ना जी चूंकि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को रिप्रेजेंट कर रहा हूं, तो भारतीय जनता पार्टी ज्यादा सटीक जवाब देगी, परंतु मुझे ऐसा लगता है कि उन्होंने कोई ऐसी बात नहीं की, उन्होंने कोई भी आदित्यनाथ जी ने आज तक ऐसी बात नहीं की जिसपे कि उनको क्षमा मांगनी पड़े। उसका एग्जाम्पल बैलेट के रूप में भी एंडोर्स होके सबके सामने नजर आया है और अब उनका कार्य नजर आएगा। वो कितने प्रिय नेता हैं ये सामने सबको नजर आया है। और मैं बहादुरी की दाद देता हूं प्रियंका जी की कि इतनी बुरी तरह हारने के बाद भी आज भी आप एक पॉइंट ऑफ व्यू नहीं रख पा रहे हैं। ये मुझे लगता है सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन का प्रोसेस है। और दूसरी बात, हाफिज जी के शेर की मैंने बात कही थी कि एक व्यक्ति के बहुत सारे रूप होते हैं, ये शेर था, मैंने कोट किया था। अगर आप कह रही है कि उनके रूपों को, तो अगर कोई इडियोमेटिक बात होती है तो हमें उसको समझना चाहिए। उसका अच्छा, इस पॉइंट पर राजीव राय जो संजीव उनियाल कह रहे हैं, क्योंकि बार बार ये भी सुनाई देता है कि देखिए वो कितने बार जीते हैं, और एक बात कितने बार जीते हैं, और जिस तरह की जीत हुई है बीजेपी की और योगी आदित्यनाथ की खुद गोरखपुर सीट से जितने बार जीत हुई है, तो क्या अगर जीत हुई है सवाल पूछना बंद कर देना चाहिए? कोई सवाल बनते नहीं है। सवाल बिल्कुल बनते हैं। तमन्ना जी सवाल नहीं होंगे तो मुझे अपनी बात कंप्लीट कर देने दीजिएगा। होंगे उसके बाद हम एक खुली राजनीति और एक मैं इसका जवाब देना चाहूंगी। राजीव राय बोलेंगे, एक एक करके सबको मौका दिया जाए। राजीव राय अभी बोल रहे हैं, राजीव राय की बात सुनिए। परंतु तमन्ना जी आने वाला समय बता पाएगा। संजीव जी आप बहुत प्रवचन देते हैं, थोड़ा सुनने के साथ राजीव राय की बात भी सुन लीजिए जी। तमन्ना जी मैं बड़ी देर से सबकी सुन रहा हूँ, और खास तौर से भारतीय जनता पार्टी के मित्र और आरएसएस के विचारक। दो तीन बातें मैं कहना चाहूंगा। मुझे हंसी आ रही है इनके विचारों पर, और कैसे विचारक ये लोग हैं, इनकी बात का सबूत के साथ मैं दे रहा हूँ। इनके विचार ये है कि हर आदमी का जो हम लोग आरोप लगाते रहते हैं कि 10-15 चेहरे होने चाहिए, पंजाब में कुछ और चेहरा होना चाहिए, उत्तर प्रदेश में कुछ और चेहरा होना चाहिए, गोवा में कुछ और चेहरा होना चाहिए, तो इनके विचार को बताता है। बोलने नहीं दीजिए संजीव जी, बोले आप विचारक है, बोलने नहीं दीजिए। आप विचारक है तो कुछ और को बोलने नहीं देंगे। आप बोलने दीजिए, आप बोले तो बोला, बात पूरी करने दीजिए, बात पूरी करने दीजिए जी। दूसरी बात तमन्ना जी, बड़ी विनम्रता से मैं कहना चाहूंगा कि अगर जीत ही ऐसा पैमाना खाली हो कि जो आदमी 4 बार जीत गया हो उस पर कोई सवाल नहीं उठाना चाहिए, तो मैं कोई तुलना नहीं करना चाहता हूं। बिल्कुल साफ बात से कह दे रहा हूं, कोई तुलना नहीं। जिन 2 व्यक्तियों का नाम ले रहा हूं
गोरखपुर से आदित्यनाथ जी जीते हैं 4 बार से, और मेरे लोकसभा में एक अपराधी 5 बार से जीत रहा है जेल में से बंद होकर। क्या 5 बार से जेल में मुख्तार अंसारी जीत रहे हैं तो क्या उनके ऊपर आरोप लगाना बंद कर दिया जाए कि 5 बार से उनको जिता रहे हैं? जीत और हार ये पैमाना होता है किसी को जज करने के लिए। और अगर आप नर्सिंग होम की याद दिलाना चाहते हैं कि उनके नर्सिंग होम को देख लीजिए, उनके अस्पतालों को देख लीजिए, तो माननीय संजीव उनियाल जी, मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि उनके ऊपर लगे हुए तमाम केसों को देख लीजिए। 307 अटेम्प्ट टू मर्डर, रायट, डकैती, छिनैती। आप उनके बयानों को कि एक मारेंगे तो हम 100 मारेंगे, FIR तक दर्ज नहीं करवाएंगे। क्या ये मुख्यमंत्री बोल सकते हैं? मुख्यमंत्री अगर उनको बोले कोई ऐसा काम ही नहीं किया कि क्षमा मांगे, नहीं बोले लीजिए, आप कंप्लीट कर ले लीजिए। आपने बोला कि कोई काम ही, कोई बात ही ऐसे नहीं किए कि क्षमा नहीं मांगे, तो आप इस बात के साथ उनसे कहले के साथ तुलना कर रहे हैं। संजीव जी प्लीज, तो बराबर प्लेटफॉर्म पे की जाती है। 30 सेकंड लूंगा, आपसे जवाब चाहता हूँ। नहीं, 20 सेकंड से ज्यादा लीजिए आप, आपने आपने कहा था तथ्य आपसे ज्यादा जानता हूँ, आप विचारक हो गए हैं ना, तो तथ्य पता लग रहा है क्या गलती है आपका, पता लग रहा है। हाफिज के शेर 5 बार तथ्य की बात, मैं जो बात पूछ रहा हूँ उसे जवाब दीजिए। के शेर को अगर आप कैसे इंटरप्रेट कर रहे हैं? अरे जो मैं सीधा सा सवाल पूछ रहा हूँ, आपके चेहरे 50 तरह की बातें करते हैं, मैं सीधा सा सवाल पूछ रहा हूँ आपसे। अगर आप कहते हैं कि उन्होंने कोई ऐसी बात नहीं कही है कि उनको शर्म आए, तो मैं आपसे अनुरोध करता हूं तमन्ना जी के माध्यम से कि चैनल पर कल फिर मुख्यमंत्री जी से बुलवा दें कि कोई एक मारे तो हम उसको 10 मारेंगे और कहीं FIR दर्ज नहीं करवाएंगे। कहवा दीजिए, अगर उनको पछतावा नहीं है और नहीं आई है, और इस बात पर कोई खेद ये साथ में नहीं, आप और मेरे पास यूट्यूब में। अच्छा, मुझे जवाब देने का मौका दें तमन्ना जी। आपके 20 सेकंड पूरे हो गए, आपके 20 सेकंड पूरे हो गए। आप संजीव उनियाल से उनको जवाब देने का भी मौका जवाब देने दीजिए। एक पूरे फ्रेज में से पिक एंड चूज नहीं कर सकते आप। आपको 4 लाइनें बोली हैं तो उसमें से 2 लाइनें जो आपकी फेवरेबल हैं वो एक्सेप्टेबल नहीं होती। उन्होंने साथ में यह भी बोला है आपको सुनने की आवश्यकता है तमन्ना जी के माध्यम से। तमन्ना जी, आप सुन रही हैं? जी आप बोलिए सर, साथ में क्या बोला है पूरी बात? मैं कह रहा हूं कि आपके माध्यम से इनको सुनने की आवश्यकता है कि उन्होंने कंडीशनल शब्द भी यूज किया था कि इट इज कंडीशनल। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कंडीशनल? कंडीशनल टू व्हाट सर? उसको खोजना पड़ेगा। वो हमारे 10 मारेंगे, हम आप वी आर सो ग्रेटफुल, हम बड़े मेहरबान हुए। अलाउड टू किल समबडी, कंडीशनली यू आर अलाउड टू किल समवन। जवाब देने दीजिए। अगर प्रशासन फेल होगा, अगर प्रशासन नहीं आएगा, तो उस केस में उन्होंने कंडीशनल बात करी थी। उन्होंने ये नहीं कहा था कि हम इनिशिएट करेंगे, उन्होंने कहा था कंडीशनल। नहीं। अगर प्रशासन फेल होगा, क्योंकि गुंडाराज है, 15 सालों से कोई आ नहीं रहा है, हालत क्या थी आपने देखा था वहाँ। उस कंडीशनल बात को व्यवस्था को तोड़ने की बात जायज नहीं हो सकती नहीं कर सकते हैं, जायज नहीं हो सकती। और अब ये बात, इस बात पर आते हैं, शरद प्रधान जी हमारे एक्सपर्ट से सुन लें और सबसे सुन। अब जो ये बात आ रही है कि वो आगे आगे, अरे भाई बोलने दीजिए जरा दूसरे को भी, आगे आगे अलग रूप में नजर आएंगे, क्योंकि अब एक पूरा राज्य चलाने की जिम्मेदारी उन पर है। 22 करोड़ लोग जो है उत्तर प्रदेश के, उनमें से 4 करोड़ मुसलमान भी है, सबको साथ में लेना है। 2 लोग उनके आश्रम में भी काम करते हैं, जैसे संजीव उनियाल ने बताया, लेकिन उनको सबको साथ ले आना है। क्या आप सोच रहे हैं कि एक अलग चेहरा वो दिखाएंगे? और क्यों दिखाएंगे जब इसी चेहरे के लिए और इसी धारणा के लिए उनको यहाँ पर ये जिम्मेदारी दी गई है? जो वो रिप्रेजेंट करते हैं उससे उन्होंने कभी भी नकारा नहीं है उसको, वो रिफ्यूज नहीं किया उन्होंने कि ये मैं हूं। तो क्यों ये उम्मीद की जा रही कि वो चेंज करेंगे? बिल्कुल नहीं, देखिए ये तो मुझे लगता है चेंज होना तो इसलिए लाजमी लगता है कि ये पॉलिटिकल कंपल्शन है। इस कुर्सी पे बैठने के बाद अगर वो चेंज नहीं होंगे तो ज्यादा दिन लास्ट नहीं कर पाएंगे, सिंपल सी बात है। और दूसरी चीज ये एक हमेशा जो भी आप देख लीजिए, जब पावर में नहीं होते हैं इस तरीके के लोग और जब पावर में आते हैं तो उनको मजबूरन चेंज होना पड़ता है, ये एक पॉलिटिकल मजबूरी है। दूसरा मैं एक चीज पॉइंट आउट करना चाह रहा हूं कि वो जो कह रहे थे उनियाल साहब कि 22 करोड़ लोगों ने इलेक्ट किया है, तो वो तो खैर उसका जवाब उन्होंने राजीव राय ने दे दिया। लेकिन उनको ये भी बताना है कि उनको मुख्यमंत्री, अगर ये कोई मानता है कि
सारे विधायकों ने इलेक्ट किया है, तो ये तो बड़ी हंसी वाली बात है। सबको हकीकत मालूम है कि अपॉइंट होकर के दिल्ली से आते हैं और उसके बाद लोग उसमें सब अपनी मोहर लगा देते हैं। सिंपल सी बात है। अगर इतनी जानकारी नहीं है तो बड़ा मुझे अफसोस है इतनी नादानी पे उनकी कि उनको यही नहीं पता है कि प्रक्रिया जो है, कागजी प्रक्रिया अलग बात है कि दिखाने के लिए क्या किया जाता है, हकीकत जो क्या है, विषय है उससे विषय भ्रांत हो रहे हैं और बाकी लगाते हैं। आपको मानना होगा कि उनको आपके विधायकों ने उनका हक है कि वो उनकी मर्जी है, और शायद ये मैसेज दी गई है कि मेरी मर्जी कि मैं किसे मुख्यमंत्री बनाऊं और उनसे क्या काम लूं और वो क्या मैसेज दें। इस बीच ये ऑर्गेनाइजेशनल डिसिप्लिन ठीक है, बिल्कुल नहीं, चूंकि आपने चयन की बात की, ये कहना ये भी बातें आज गरमा गई, बीच में ये भी बातें आज गरमा गई कि योगी आदित्यनाथ आखिर किसके चॉइस थे, क्या वो मोदी जी और बीजेपी के चॉइस थे या आरएसएस के चॉइस थे। इस पर आरएसएस के जो आला लीडर्स हैं उन्होंने भी टिप्पणी की है। आइए आपको सुनाते हैं। वो बड़े जो पास रहा है वो योगी जी आरएसएस का, वीएचपी का दबाव के कारण से उनको बनाया। मेरा जमाना में बहुत सरकारें बना है, कभी भी किसी ने हमारे ऊपर दबाव डाला नहीं। अभी उत्तर प्रदेश में मैं प्रभारी था, ये पर्यवेक्षक के रूप में नेता का चयन करने का प्रक्रिया, ऐसा किसी आरएसएस या वीएचपी का तो चर्चा ही हुआ नहीं। आरएसएस का एजेंडा चलाएंगे अच्छी बात है, लेकिन उस योगी को बनाने में आरएसएस का कोई हाथ नहीं है और आरएसएस के हाथ रहता नहीं है। जहां तक मैं आरएसएस को जानता हूं, वो निर्णय बीजेपी का होता है। बीजेपी के जो चुनकर लोग आए हैं, विधायक करके चुनकर आए हैं, उनका निर्णय है, उनको मान्य है, इसलिए आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बने हैं। आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बने हैं और बहुत सारी चुनौतियां हैं आगे। सिर्फ हिंदुत्व की बात करके क्या बात बन सकती है? बेरोजगारी का एक बड़ा चैलेंज है उत्तर प्रदेश में। एग्रीकल्चरल इनकम वहां पर लगातार गिर रही है, वो एक बड़ा चैलेंज है उत्तर प्रदेश के लिए। किसान कर्ज माफ करने उसका बजट कहां है? ये सारी चुनौतियों पर हम चर्चा करेंगे छोटे से ब्रेक के बाद। जाएगा नहीं। योगी आदित्यनाथ के उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में जब घोषणा हुई तो काफी सारी प्रतिक्रिया अलग अलग तरफ से आई थी। उसमें से एक बात जो गैर बीजेपी पार्टियों ने लगातार कही कि इससे बीजेपी का विकास का जो मुखौटा है वो उतर चुका है। दूसरी ओर ये भी बात आ रही है कि योगी आदित्यनाथ को मौका दिया जाए ताकि वो जो वादे हैं भारतीय जनता पार्टी के उत्तर प्रदेश में उनको कर दिखाएं। आइए आपको सुनाते हैं कि जो विपक्ष पार्टियां हैं, जो गैर बीजेपी पार्टियां, वो क्या कह रही हैं योगी आदित्यनाथ पर। योगी आदित्यनाथ को जो मुख्यमंत्री बनाया है तो वो एक मेहनत है, तो और वो जो ये डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं तो ये विकास कुछ नहीं। अब ये इनको मेहनत को आगे करके अपने आरएसएस के एजेंडे को ये अब इम्प्लीमेंट करेंगे और पूरे उत्तर प्रदेश को ध्रुवीकरण में इसको बांटने की कोशिश करेंगे। ना ये लॉ एंड ऑर्डर को देख पाएंगे और ना ये डेवलपमेंट को देख पाएंगे। हो सके तो एक महागठबंधन, नहीं हो सके तो कम से कम एक बार गठबंधन हम सन 2019 तक बनाए। 2-2.5 साल का समय है और फिर हम देखेंगे कि उस मुकाबले में कौन जीतेगा। लेकिन उमर अब्दुल्ला ने जो पहले दिन कहा उसको मैं कतई मानने को तैयार नहीं हूं कि हम 2019 को भूल जाएं और 2024 के तरफ देखें। हमें मैदान में रहना है, जीतने का संभावना कम है एक लिहाज से, लेकिन एकत्रित हो गए तो वो बढ़ जाता है। श्री योगी आदित्यनाथ टकराव के लिए, वैमनस्य फैलाने के लिए, सांप्रदायिक तनाव के लिए जाने जाते हैं। उनसे उत्तर प्रदेश से विकास की आशा करना बेमतलब है। उनके आने से समाज के विभिन्न वर्गों में टकराव अवश्य बढ़ सकता है। नरेंद्र तनेजा जी, ये बात तो आपको माननी पड़ेगी कि जितना फोकस और जितना चैलेंज योगी आदित्यनाथ के लिए होगा वो शायद अगर कोई और आप लोग बनाते उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री उससे ज्यादा है।
क्योंकि उनके हर शब्द पर सबकी नजर होगी, क्योंकि उनके पहले के ऐसे बयान आए हैं। डेवलपमेंट के हर बयान पर तीखी नजर होगी, तो टास्क काफी टफ है उनके लिए। दो चीजें मैं आपको कहना चाहूंगा तमन्ना जी, थोड़ा समय दीजिएगा, 20 मिनट के बाद आपने मुझे मौका दिया है। पार्टी का एक संकल्प पत्र है, मैनिफेस्टो है, और भारतीय जनता पार्टी के अंदर जी बोलिए, जो बात नहीं करने बोलिए, कंटिन्यू कीजिए, बोलिए। कौन है वैसे ये? क्योंकि मेरे सामने टीवी नहीं है, मैं देख नहीं पा रहा। आप कंटिन्यू कीजिए। देखिए संकल्प, अच्छा, और दूसरा देखिए, जहां तक कलेक्टिव भारतीय जनता पार्टी के अंदर जो वोट दिया गया है भारतीय जनता पार्टी में, हमारे यहाँ सारा का जो कलेक्टिवली काम होता है, सब लोग मिल के काम करते हैं। और दूसरी बात, जो जनता ने, हम ये जिस हिसाब से कहा जा रहा है कि भाई मुखौटा उतर गया, विकास का मौका, हम इन चीजों से विचलित भी नहीं होते, क्योंकि लोकतांत्रिक दल है। लोकतंत्र जो है हमारी हर विचार के अंदर है, हर सांस के अंदर है। तो ठीक है, वो करें जो आप उसमें आपत्ति है, जो कहना चाहते हैं। आपने बात करी कि साहब ये एकजुट होंगे, महागठबंधन बनेगा, सुपर महागठबंधन बनेगा, पता नहीं क्या क्या नाम आ रहे हैं। किस बात पर इकट्ठा होना चाहते हैं कि ये पार्टी विकास करना चाहती है, हम विकास नहीं होने देंगे। इस बात को लेकर महागठबंधन बनाया, ना भारत का विकास होने देंगे, ना जनता का विकास होने देंगे, ना आर्थिक विकास होने देंगे, ना किसान का विकास होने देंगे, ना मजदूर का होने देंगे, ना युवा को रोजगार लेने देंगे। हम महिलाओं का एम्पावरमेंट नहीं होगा, इसके लिए इकट्ठा होना चाहते हैं। एक सेकंड, क्या मैं एक सवाल पूछ सकती हूँ? मेरा सवाल है कि आप लगातार शो के शुरू होने से विकास की बात कर रहे हैं और किसानों की और बेरोजगारी की बात कर रहे हैं, जो बड़े मुद्दे हैं उत्तर प्रदेश के लिए। आप भी जानते हैं कितने महत्वपूर्ण मुद्दे हैं। आपके मुताबिक योगी आदित्यनाथ जी बेस्ट चॉइस क्यों है बीजेपी के विकास एजेंडे को एग्जीक्यूट करने के लिए? देखिए तमन्ना जी, पॉलिटिक्स के अंदर आप बेहतर समझती हैं, रोजाना प्रोग्राम करती हैं। राजनीति के अंदर व्यक्ति को देखा जाता है, व्यक्ति की जो परफॉर्मेंस है पास्ट, वो पार्लियामेंट के अंदर क्या है, कितने सवाल पूछे, किस तरह के सवाल पूछे, साथ में देखा था जनता का मैंडेट क्या है। जनता का जो मैंडेट होता है, उसके बाद पार्टी जो है उसके बाद अपने हिसाब से वो फैसले लेती है कि कौन व्यक्ति, उसकी उम्र क्या है, किसको लाया जा सकता है। और जैसा मैंने कहा, उसके साथ साथ एक कलेक्टिव हमारे यहाँ लीडरशिप का जो है एक हमारा विश्वास होता है, हम उसको मिलकर के काम करते हैं। और विकास के मामले में उत्तर प्रदेश की जो 15 साल से जो दुर्दशा थी, सुन लीजिए, आपने प्रश्न किया, मुझे कंप्लीट करने दीजिए। हमारे देश की तहजीब भी यही कहती है, जो देखिए, और जो उसको यही पूरा करने साल का जो लोगों ने जो बर्बादी करी, 15 साल की जो बर्बादी इन्होंने करी थी, 15 साल की जो इन्होंने बर्बादी करी थी, और ये छोटी सी पार्टी कांग्रेस मात्र 7 सीटें लेकर के आई है। अब ये बात कर रहे हैं ऑल्टरनेटिव विजन लेकर के आना है, ऑल्टरनेटिव ये लाना है, गठबंधन बनाएंगे। ये पूरे देश के अंदर 1.55% लोगों को रिप्रेजेंट करती है ये कांग्रेस पार्टी, पूरा करने दीजिए। लेकिन माफ कीजिए, जो हमारे हर पार्टी के प्रवक्ता है, उनका एक प्लान होता है कि सबसे ज्यादा वो बोले, और इसलिए टोकना पड़ता है, तो उसको आप तहजीब के खिलाफ ना माने। ओके, संजय सिंह जी आना चाहते। जी संजय सिंह जी। तमन्ना, बस एक दो फैक्चुअल चीजें वो कहना चाहता था जो तनेजा साहब कह रहे थे। देखिए, योगी आदित्यनाथ अगर यूपी में जो कैंपेन था उसके बीजेपी के पोस्टर में कहीं नहीं थे। पोस्टर जो थी वो अमित शाह की थी, नरेंद्र मोदी किनारे, अमित शाह, उसके बाद राजनाथ सिंह, उमा भारती, कलराज मिश्रा और केशव प्रसाद मौर्य, तो उस फ्रेम में नहीं थे वहां पे। दूसरी चीज यह है कि उन्होंने जो बार बार कलेक्टिव डिसीजन मेकिंग का प्रोसेस कह रहे हैं, जितना मैं राजनीति बीजेपी को समझता हूं, कलेक्टिव डिसीजन मेकिंग जैसी कोई चीज होती नहीं। पार्लियामेंट्री बोर्ड बैठी, पार्लियामेंट्री बोर्ड ने इंडोर्स कर दिया, वो अध्यक्ष और प्रधानमंत्री के बीच में एक मशवरा हुआ, उसके बाद वो मशवरा वहां वेंकैया नायडू लेकर के जाते हैं, और वेंकैया नायडू किससे मशवरा करते हैं वो तमाम टेलीविजन ने देखा था। तो कुछ चीजें हम लोग व्यूअर को गलत ना बताएं, मेरे केवल ये गुजारिश थी। एक ठीक है, वो बखूबी कह सकते हैं कि हमारे यहाँ ये परंपरा है, आपका जो कहना ये गलत है, वो डिसीजन होता है, वो डिसीजन लेकर के ऐसा नहीं है। नहीं, गलत नहीं बताया, मैंने ही सही बताया जो मैंने कहा। इसमें कोई छुपाने वाली बात भी नहीं है कि पार्टी के जो सबसे बड़े नेता है वो डिसाइड करते हैं कि चीफ मिनिस्टर कौन बनता है, और उसमें कोई गलत बात भी नहीं है। डिसीजन लिए जाते हैं, छुपाने की बात है भाई। कलेक्टिव डिसीजन मेकिंग को पार्लियामेंट्री बोर्ड रिप्रेजेंट करता है। रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। बोर्ड में फैसले प्रियंका, मेरा आपसे सवाल है कि जिस महागठबंधन की बात बार बार हो रही है, और जो हमने साउंड क्लिप अभी चलाया उसमें मणिशंकर अय्यर जी भी कह रहे हैं, मेरा एक सवाल, आई नो आपको बहुत कुछ बोला है, लेकिन एक सवाल तो सुन लीजिए,
मेरा ये सवाल है कि अगर इस गठबंधन या महागठबंधन की पोजीशनिंग होगी कि देखिए योगी आदित्यनाथ को उन्होंने यूपी का सीएम बना लिया, देखिए क्या क्या करेंगे आगे, या ये आप पर बैकफायर नहीं हो सकता है आज की स्थिति में? सबसे पहले तो मैं बात आपको 2-3 चीजें यहाँ पे कह दूं। मैं पहली बार सुन रही हूँ कि कोई एमपी ने क्या क्या पार्लियामेंट में सवाल उठाए उस हिसाब से उसको चीफ मिनिस्टर बनाकर भेज दिया हो। वो पहली बार मैं सुन रही हूँ कि पार्लियामेंट्री प्रोसेस में भारतीय जनता पार्टी इस बात को इंडोर्स करती है कि इलेक्टेड एमएलएज में से आप किसी को नहीं चुन पाए, आप उनको चुनकर लाए क्योंकि उन्हें पार्लियामेंट में कितने इंटरवेंशन किए। आप इंटरवेंशन की भी बात करें तो आप उनके इंटरवेंशन देखें किन किन मुद्दों पर हुए हैं, फिर हम इस बारे में बात करेंगे। उन्होंने महिलाओं के रिजर्वेशन के खिलाफ बात की है, उन्होंने काउ स्लॉटर के बारे में क्या क्या टिप्पणियां दी हैं, उन्होंने महिलाओं के अधिकारों के बारे में क्या क्या बात की है, इनको बोले क्या इंटरवेंशन है पार्लियामेंट में। दूसरी बात मैं यहाँ पे कहना चाहती हूँ, महागठबंधन की अगर बात करें, अय्यर साहब ने क्या कहा है मैं उससे मैं नहीं जानती हूं उन्होंने क्या कहा है इस संदर्भ में, पर हाँ हम ये जरूर कहेंगे जहां पे लाइक माइंडेड पार्टीज होंगी, और लाइक माइंडेड पार्टीज उस हिसाब से होंगी जहां पे इंक्लूसिव डेवलपमेंट की बात हो, एक्सक्लूसिव नहीं जो हम योगी आदित्यनाथ को सुनते आ रहे हैं। इंक्लूसिव डेवलपमेंट की बात होगी, लिबरल डेमोक्रेसी की बात होगी, जहां पे सबको बोलने का अधिकार होगा, सबको जो जॉब ग्रोथ की बात होगी उनको अधिकार मिलेंगे, एजुकेशन की बात हो, खाने की बात हो, सबकी बात करेंगे। अरे आप 1947 में भी चले जाइए जब वहां आपका रोल नहीं था। मैं बस आरएसएस के प्रवक्ता को एक चीज कहना चाहती हूँ, उन्होंने कहा बहुत मैं आपका तमन्ना जी मैं कब से सबकी बात सुन रही थी। मैं आरएसएस के प्रवक्ता को बता दूं, अगर हार का ही पैमाना अगर डिसाइड करता है कौन आकर बात कर सकता है तो आरएसएस को तो अपनी दुकान बंद कर देनी चाहिए थी जब सरदार वल्लभ भाई पटेल ने उनको बैन किया था, और बीजेपी को अपनी दुकान बंद कर देनी चाहिए थी जब 2 सीट पे आ गए थे। ये बात इलेक्शन में आगे कहिए, दुकानदारी समझती है इन सब चीजों को, देशभक्ति को, राष्ट्रीयता को दुकानदारी समझती है। ये 2 पे थे, 2 यही दुर्भाग्य है, इसलिए जनता ने आपको दुत्कारा। उत्तर प्रदेश में कभी हम भी सरकार बना लेंगे, इसीलिए जनता ने दुत्कारा। बहुत अक्ल है, चुनाव लड़ा जाता है क्योंकि राष्ट्रीयता डेवलपमेंट की थोड़ी बात करते हैं। क्या योगी आदित्यनाथ के सामने एक रिपोर्ट के मुताबिक 2004 और 2013 के बीच में 2004 और 2013 के बीच में उस राज्य के बारे में सुन लीजिए कांग्रेस की दुकान है, इतनी बातें हम कर रहे हैं। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी उत्तर प्रदेश की एग्रीकल्चर सेक्टर क्या बोलते चले प्रियंका जी और तनेजा जी, आप लोग यूपी के बारे में बहुत सोचते हैं, उसकी असली हालत भी सुन लीजिए। नहीं हम तो कुछ बोल ही नहीं रहे हैं, ये नॉन स्टॉप एग्रीकल्चरल सेक्टर है वो 2.9% के रेट पर बढ़ा है, नेशनल एवरेज 3.7% है। जो बेरोजगारी है यूपी की वो देश भर के नेशनल एवरेज से ज्यादा है, जीडीपी यूपी की देश भर के एवरेज से कम है। प्रियंका जी को अगर आप सुन सकते हैं या सुनना चाहते कि मैं क्या कह रही हूँ या बस अपनी ही बातें करना चाहते हैं, आई बेग यू कि प्लीज सुनिए मैं पॉइंट क्या रखा हूँ। मेरा सवाल है और शरद प्रधान के लिए सवाल है। शरद प्रधान जी, अब उनकी एक हिंदुत्व आइकॉन की इमेज है योगी आदित्यनाथ की, उस इमेज से वो ना खुद पीछे हट रहे हैं, मुझे आज समझ में नहीं आ रहा है कि क्यों कुछ लोग उस इमेज को चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन क्या वो अगर डिलीवर नहीं करेंगे विकास के मुद्दों पर, फॉर एग्जाम्पल अभी हम बात कर रहे हैं कि कृषि लोन माफ करने हैं, एक एसबीआई रिपोर्ट के मुताबिक 86,000 करोड़ रुपए के कृषि लोन हैं, इसको वो कैसे करेंगे? क्या ये असली टेस्ट होंगे योगी आदित्यनाथ के लिए? 24 घंटे में डिलीवरी, प्रियंका माफ करिएगा तमन्ना जी, 24 घंटे में डिलीवरी, देखिए आपने उसका एनालिसिस। तनेजा जी पहले कैबिनेट में आपको माफ करने हैं किसान कर्ज, को भी बोलने दीजिए भाई। लेकिन मेरा सवाल इनसे है कि क्या इन मुद्दों पर वो ज्यादा आके जाएंगे? शरद प्रधान से सवाल है। नहीं, बिल्कुल इन मुद्दों पे आके जाएंगे। देखिए बड़ा स्पष्ट है कि ये जो मैंडेट मिला है, पहली चीज तो ये कि योगी आदित्यनाथ के लिए मैंडेट नहीं मिला, मैंडेट मिला नरेंद्र मोदी के नाम पे। ये बड़ा क्लियर होना चाहिए, ना बीजेपी को मिला ना योगी आदित्यनाथ को मिला, मैंडेट मोदी को मिला। उन्होंने ठीक है हैंड पिक कर लिया, किन्हीं भी वजह से उनको बना दिया गया। अब ये जो मुद्दे जो उन्होंने जो कहे हैं, बड़ा एम्फेसाइज किया था, इसमें दोनों चीजें हैं, ये फार्मर्स लोन्स का भी माफ करना और जो बूचर खानों की बात करते हैं जी, उनका उसमें भी बड़ा कंफ्यूजन है। आज मेरी कई बीजेपी वालों से बात हुई जो कोई जवाब नहीं दे पाए। जो लिखित रूप में मैनिफेस्टो में है
कि फार्मर्स लोन्स, उसमें क्लैरिटी नहीं है कि किन फार्मर्स के होंगे, कहां तक के होंगे, स्टेट के लोन्स होंगे, सेंट्रल के लोन्स होंगे। दूसरी चीज जो स्लॉटर हाउसेस की बात है, जिसपे बहुत बार बार जोर दिया गया, क्योंकि उसको पोलराइज करने के लिए एक ये नया तरीका ढूंढा था। आज की डेट उसमें ये कहता है कि जो नाजायज वो है, इलीगल अवैध बूचर खाने हैं, उनको बंद किया जाएगा। और साथ ही साथ ये भी जोड़ रहे हैं कि जो मैकेनिकल है, यांत्रिक बूचर खाने हैं, उनको किया जाएगा। तो भाई साहब, उस पे कोई बीजेपी लीडर मुझे बताने को सवाल, ये क्लैरिटी नहीं देने को राजी था कि जो मैकेनिकल है उन्हीं से एक्सपोर्ट होता है, और यूपी बहुत बड़ा मीट एक्सपोर्ट का सेंटर है। एक आकलन है कई ऐसे बीजेपी के लीडर हैं जो ओन करते हैं। 11,000 करोड़ का मैं जवाब देता हूं आपको। सारे बुच्चर खाने बंद किए जाएंगे। जी तनेजा जी जवाब दे रहे हैं कि क्या क्या वो डिलीवर कर पाएंगे। और एक चीज और तमन्ना, एक चीज बस मैं जोड़ना चाह रहा हूँ तमन्ना, के बीच में गैप देखेंगे। जी तनेजा जी। तमन्ना जी देखिए, जो अवैध अर्थात इलीगल बूचड़ खाने हैं, तमन्ना जी, जो अवैध अर्थात इलीगल जो बूचड़ खाने हैं उनको बंद किया जाएगा। आज शाम को 2 ऐसे बूचड़ खाने इलाहाबाद में बंद कर दिए गए, ताले लगा दिए गए, उन पे हो गया है काम शुरू। और बाकी जो भी संकल्प पत्र में कहा गया है, मैकेनाइज्ड हुआ है, अभी तक कैबिनेट ने हो चुका है। आप इलाहाबाद के डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से पता कर लीजिए, कैबिनेट मीटिंग ही नहीं हुई। मोबाइल आपके पास है, अभी फोन कर लीजिए। अरे अभी फोन करके पूछ लीजिए, बहस करने से पहले आप फोन करके इलाहाबाद से पूछिए जमीनी। अरे वो योगी आदित्यनाथ के आदेश से नहीं हुआ है। अरे साहब, आपको तो सब कुछ पता है ना। अरे मैकेनिकल जो है, क्या होगा, अरे सुनिए भैया, सुनिए, अवैध की बात नहीं हुई। अवैध जो है, अवैध उनको बंद किया जाएगा, पहली बात ये, और उनका काम शुरू हो गया आज से। उसके अलावा जो मैकेनाइज है, यांत्रिक लिए जो लिखा हुआ है संकल्प पत्र में आपके, अरे सुन पढ़ लिया करिए प्रधान जी। आपको आवाज भी अपनी मधुर लगती है, बोलने नहीं देते प्रोग्राम में, किसी को नहीं बोलने देते, आप किसी को बोलने ही नहीं देते हैं। आप शरद प्रधान जी किसी को नहीं बोलने ऐसा मत कीजिए, बोलने नहीं देते। आपके अलावा समय खुद बोलते रहते हैं, या बोलने नहीं देंगे, खुद नॉन स्टॉप बोलते रहते हैं। जब दूसरा बात करता है तभी भी तनेजा जी बात करते हैं। क्या बात है, और दूसरों पे आरोप। ओके, नहीं ऐसे समय मत ऐसे कांग्रेसी भाई भाई मुझे भी पता है। एक मिनट, ओके, अब कोई नहीं बोलेगा मेरे अलावा, मैं पूछूंगी सवाल प्लीज, और सब 10-10 सेकंड में बोलेंगे। तनेजा जी, आप सवाल का जवाब दीजिए कि क्या 2019 मन में है जब योगी आदित्यनाथ की बात कर रहे हो, और क्या हिंदुत्व प्लस विकास कैसे दिखता है उसका एक प्रोटोटाइप हम देखेंगे योगी आदित्यनाथ में? आप अपनी ओपिनियन रख सकती हैं जो तमन्ना जी आपके मर्जी आए। उत्तर प्रदेश की जनता ने 5 साल के लिए हमको उत्तर प्रदेश के विकास के लिए वोट दिया है। 15 साल में इन सब लोगों ने मिलकर, कांग्रेस भी शामिल, जो गड्ढे खोदे थे उन गड्ढों को भरना और वहां का विकास करना। हमारा मकसद सबका विकास, सबका साथ, और सबको साथ लेके चलेंगे। जो कांग्रेसी माइंडेड लोग हैं, जो उनको कहना है, हर समुदाय, जो कहें, हर समुदाय के लोग उसमें शामिल हो, क्या वो भरोसा अब जगेगा? ये बड़ा सवाल अब रह गया है। हमारी इस बात को समझ रही है। ये बड़ा सवाल अब है कि योगी आदित्यनाथ का जो रिकॉर्ड है उसको देखें, या जो पिछले 48 घंटे या 24 घंटे से शुरू हुआ है उस रिकॉर्ड को देखें। क्या एक बड़े पद पर बैठने के बाद पुराना रिकॉर्ड साफ हो जाता है? क्या एक बड़ी कुर्सी के साथ तरीका बदल जाता है या चेहरा बदल जाता है? ये सारे सवाल हैं जो आगे आने वाले दिनों में लगातार पूछे जाएंगे। फिलहाल हमने आपसे पूछा था कि क्या ये 2019 की तैयारी है? 75% लोगों को लगता है हाँ। अब किस तरह की शक्ल या क्या चेहरा 2019 तक दिखेगा, ये भी एक दिलचस्प सवाल होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका आज हमारे साथ आवाज अड्डा में जुड़ने के लिए। नमस्कार।